दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का भूकंप, जिसे अर्थक्वेक कहते हैं। यह टॉपिक सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे, डिफेंस, बीपीएससी, पुलिस, दरोगा एवं अन्य एग्जाम में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूकंप। तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक या बाह्य गड़बड़ी के कारण जो कंपन होती है उसे भूकंप कहते हैं। अर्थात ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी में यदि अंदरूनी सतह में के कारण कुछ हलचल हो जाए तो भी आप भूकंप कहिएगा। यदि जिस सतह पे हम लोग रहते हैं, यदि इस सतह पे भी, धरातलीय सतह पे भी यदि कंपन आता है तो उसे आप भूकंप कहिएगा। तो किसी भी तरह से कंपन होने पे भूकंप कहा जाता है। जैसे यदि अणुबम का परीक्षण होता है और उसके चलते पृथ्वी में कंपन होती है तो उसे भी आप भूकंप कह सकते हैं। चलिए, तो भूकंप हो गया। भूकंप के मापने का जो यंत्र है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो कंपन के चलते भूकंप होता है। भूकंप के जो मापन का यंत्र है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ। और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप मापी यंत्र का क्या नाम है, तो आपका आंसर आना चाहिए सिस्मोग्राफ। तो उसके बाद जिस स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस स्केल पे हम लोग भूकंप को मापते हैं उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है। उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है। और इस स्केल का खोज 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर ने किया था। तो रिक्टर पैमाना को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आप बाजार से सब्जी लाते हैं तो जो आपका जो तराजू है उसे आप सिस्मोग्राफ कह सकते हैं, और जो उसमें जो बटखारा यूज होता है उसे आप रिक्टर पैमाना की तरह समझ सकते हैं। तो रिक्टर पैमाना एक प्रकार का स्केल हुआ, और जो मशीन है, यंत्र है, जिसके जरिए भूकंप को मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ऐसे भूकंप मापी जो यंत्र है दो प्रकार का है। एक का नाम सिस्मोग्राफ है और दूसरा का नाम है मर्केली यंत्र। मतलब दो तरह का भूकंप मापी यंत्र है, एक सिस्मोग्राफी यंत्र और दूसरा मर्केली यंत्र। सिस्मोग्राफी यंत्र पे जो रिक्टर पैमाना 1 से लेकर 9 तक भूकंप को मापा जाता है, जबकि मर्केली स्केल में 1 से 12, ठीक है। अर्थात मर्केली स्केल में जो भूकंप मापने का जो क्षमता है 1 से 12 तक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए जो विनाशकारी भूकंप जिससे जान माल का नुकसान होता है वो है जो रिक्टर पैमाना 6 से शुरू हो जाता है। अर्थात रिक्टर पैमाना जैसे ही बोल दिया जाता है पेपर में, टीवी में कि 6 से ज़्यादा था, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह भूकंप विनाशकारी होगा, जिसके चलते मकान, घर, आदमी, ये सब का जान माल का नुकसान हुआ होगा। तो दो तरह का एक तरह से पैमाना है। उसके बाद हम लोग समझते हैं भूकंप विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान का टॉपिक है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है उसका जानकारी सबसे अच्छा जो स्रोत है वह भूकंप विज्ञानी है, जिसे अंग्रेजी में सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोग्राफ यंत्र हुआ जिसके जरिए भूकंप को मापते हैं, जबकि सिस्मोलॉजी ऐसे भी लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और सिस्मो का मतलब भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और सिस्मोलॉजी में भूकंप से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग को विश्वास नहीं होता है दोस्तों कि साल में लगभग 8,000 से 20,000 बार तक भूकंप के झटका महसूस किया जाता है इस पृथ्वी पे। तो
जो भूकंप का जो कंपन है, भूकंप का जो कंपन है वो 8,000 से लेकर 20,000 तक महसूस किया जाता है। लेकिन आप कहिएगा सर ऐसा तो हमें समझ ही नहीं आता है, साल में 1 या 2 बार या कभी कभी साल में नहीं आता है। तो हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में भले ही कम कंपन हो, भले ही कम भूकंप के झटका महसूस किया जाए, लेकिन पूरा पृथ्वी पे देखिएगा तो ये कंपन है 8,000 से लेकर 20,000। तो सबसे ज़्यादा जो कंपन होता है वो प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, इसे अंग्रेजी में पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किया जाता है। लगभग 2/3, मतलब ये जो संख्या है उसका 2/3 है जो प्रशांत महासागर में ही महसूस किया जाता है। और जब समुद्र में, महासागर में जो भूकंप आता है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप टीवी सब जब देखते हैं तो बोला जाता है कि उस महासागर में, उस सागर में सुनामी आया, तो समझ जाइए कि जल में जब भूकंप आता है उसे हमें सुनामी का नाम दिए हैं। ठीक है, सुनामी। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। यदि देश का चर्चा किया जाए तो सबसे ज़्यादा भूकंप का झटका जापान में आता है। जापान भी एशिया महाद्वीप में है और प्रशांत महासागर में आता है। तो जापान में एक दिन में लगभग 15 बार भूकंप के झटका महसूस किया जाता है। कितनी बार? 15 बार। समझ जाइए, मतलब 15 बार तक एक दिन में जो भूकंप की झटका है जो महसूस किया जाता है। चलिए हम लोग अपना देश भारत प्यारा, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे भूकंप है जो किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा महसूस किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भारत में इसका चर्चा होता है कि भूकंप है जो भारत में किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो ये क्षेत्र है गुजरात का क्षेत्र है, और गुजरात में कच्छ। ठीक है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण में सुनते होंगे कि गुजरात में एक समय है जो पूरा भूकंप के चलते भारी मात्रा में तबाही हुआ था। तो कच्छ का क्षेत्र है बहुत ही सेंसिटिव है और यहाँ पे भूकंप के झटका गुजरात में सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है। और इस क्षेत्र में आप देखिएगा कि हिमालय है जो गुजरी है। ठीक है, हिमालय है जो गुजरी है। तो जो हिमालय जिस क्षेत्र से भारत का गुजरा है वहाँ पे भी भूकंप की झटका ज़्यादा महसूस किया जाता है। इसी के चलते हम लोग हिमालय के नज़दीक हैं, बिहार हमारा हिमालय के नज़दीक है, इसी कारण हमें भी भूकंप की झटका महसूस होता है। ठीक है, आप आए दिन सुनते होंगे दिल्ली में, बिहार में भूकंप के झटका महसूस किया जाता है। तो भारत में 2 जगह पे भूकंप ज़्यादा प्रभावित होता है, ये गुजरात का कच्छ है या गुजरात राज्य, और दूसरा हिमालय क्षेत्रीय राज्य, जहाँ जहाँ से हिमालय है जो गुजरी है। चाहे आप जम्मू कश्मीर का चर्चा कीजिए, उत्तराखंड का चर्चा कीजिए एवं अन्य राज्यों का चर्चा करें। चलिए आगे देखते हैं। जो विनाशकारी आपको भूकंप बताएं वो रिक्टर पैमाना 6 से ज़्यादा जब होता है उसे हम लोग विनाशकारी भूकंप कहते हैं। तो चलिए ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। हम मान ले जाए कि भूकंप का जो केंद्र है जिसे हम लोग भूकंप केंद्र भी बोलते हैं, भूकंप केंद्र, और अंग्रेजी में से फोकस कहा जाता है।
तो भूकंप केंद्र ये आपका हो गया जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, प्राय 50 से 100 किलोमीटर के पृथ्वी सतह से अंदर होती है। मतलब 50 से 100 किलोमीटर ये जो रेंज रहता है 50 से 100 किलोमीटर का रेंज रहता है। या मान लिया जाए कि 100 किलोमीटर धरातल पर से नीचा का जो भूकंप आता है अर्थात इस ओर से आएगा तो इसे हम लोग प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। प्लूटोनिक लेकिन आपको याद रखना है कि भूकंप का जो झटका महसूस किया जाता है उसका जो भूकंप केंद्र रहेगा वो धरातल पर से 50 से 100 किलोमीटर तक का दूरी पे होता है। और भूकंप केंद्र के ठीक जो लंबवत जो आप रेखा खींचते हैं इसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र और अंग्रेजी में एपीसेंटर कहा जाता है। एपीसेंटर प्राय टीवी में पेपर में बताया जाता है कि इसका जो एपीसेंटर है जो यहाँ पे हुआ ये भूकंप हुआ उसका एपीसेंटर अर्थात अधिकेंद्र है जो यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज आप देख लीजिए यहाँ पे जब भूकंप जो शुरुआत होता है उसमें एक गैस निकलती है और उसका नाम है रेडॉन। रेडॉन का नाम आप सुने होंगे। रेडॉन है जो बहुत ही निष्क्रिय गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस है। प्राय बल्ब सब में निष्क्रियता के होने के चलते इसे बल्ब में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडॉन गैस जिस समय भूकंप का शुरुआत होता है उस समय धरातल से मतलब पृथ्वी के अंदर से रेडॉन गैस है जो निकलती है। और भूकंप से संबंधित कुछ रेखा के बारे में जान लीजिए। भूकंप से संबंधित रेखा मान लिया जाए कि यहाँ पे भी भूकंप की झटका महसूस किया जा रहा है, यहाँ पे भी भूकंप का झटका महसूस किया जा रहा है। और जैसे जहानाबाद में भूकंप के झटका महसूस किया गया, गया में भी किया गया, दिल्ली में भी किया गया, गुजरात में भी किया गया। तो ऐसा भूकंप को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है उसे बोला जाता है सहभूकंपी। सह मतलब होता है साथ साथ भूकंप होने वाला। और यदि रिक्टर पैमाना 6 पे यहाँ पे भी भूकंप दर्ज किया गया, पटना में भी किया गया, गया में भी किया गया एवं अन्य क्षेत्र में किया गया, वैसा काल्पनिक रेखा जो मिलाती है उसे बोलते हैं समभूकंपी रेखा। समभूकंपी रेखा कहा जाता है। तो भूकंप से संबंधित 2 प्रकार के रेखा हैं। सम मतलब होता है साथ साथ कहाँ कहाँ भूकंप का झटका महसूस किया गया, और समभूकंप वाला होता है कि रिक्टर पैमाना पे कहाँ कहाँ एक पैमाना पे एक तरह से भूकंप है जो दर्ज किया गया। तो आगे देखते हैं। भूकंप के बारे में आपको जिज्ञासा होगा कि क्यों होता है, ठीक है, तो हल्का फुल्का हम आपको पहले भी चर्चा किए हैं। तो भूकंप का कारण इसमें जो सबसे प्रमुख बताया जाता है प्लेट सिद्धांत, ठीक है। प्लेट अर्थात पृथ्वी के अंदर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, प्लेट है जो बिछा हुआ है, और एक प्लेट जब दूसरी प्लेट पे टकराती है या ऊपर चढ़ती है तो भूकंप की झटका महसूस किया जाता है। और जो हिमालय, जो आप हिमालय पहाड़ देख रहे हैं जो इतना ऊंचा है धरातल से, पृथ्वी सतह से, उसके पीछे भी बताया जाता है कि एक प्लेट है जो दूसरे प्लेट पे क्या हो गई है, चढ़ गई, और चढ़ने के चलते वो वाला क्षेत्र है वह है जो ऊंचा हो गया। तो सबसे जो प्रमुख कारण है, यदि एग्जाम में पूछ दे कि भूकंप का प्रमुख कारण किसे माना जाता है, तो प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है, प्लेट सिद्धांत है, उसे माना जाता है। चलिए और कुछ कारण देख लेते हैं। दूसरा भूप्रपटी मतलब का संकुचन, भूप्रपटी का संकुचन। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसे हम लोग भूप्रपटी कहते हैं, और ये
जो सतह है जो सिकुड़ती है और सिकुड़ने के चलते भी जो हलचल होता है जिसे हम लोग भूकंप कह सकते हैं। तो भूप्रपट्टी का संकुचन अर्थ क्रस्ट इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद जलीय भाग, जलीय भाग, और आपको मालूम होगा इस पृथ्वी पे लगभग 2/3 जल है और जलीय भाग के चलते भूकंप के झटके महसूस किया जाता है। भारत में जो भूकंप प्राय होता है उसके पीछे कारण बताया जाता है बांध, ठीक है, डैम, बांध के चलते, ठीक है, बांध के चलते है जो भूकंप होता है। चलिए अब हम लोग को देखना है भूकंप के तरंग के प्रकार। ये जो भूकंप के झटका आता है वो एक प्रकार से तरंग है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो मेरा ध्वनि है जो एक प्रकार से तरंग के माध्यम आपके कान के पास पहुंच रहा है। तो उसी प्रकार से भूकंप के जो तरंग के प्रकार का चर्चा करते हैं। हम लोग का है भूकंप के तरंग का प्रकार। तरंग के प्रकार ये 3 प्रकार के होता है। पहला जो प्रकार है उसे हम लोग पी तरंग कहते हैं। कौन सा तरंग है? पी तरंग है। दूसरा जो प्रकार है उसे एस तरंग कहते हैं और जो तीसरा प्रकार है उसे एल तरंग कहते हैं। एल तरंग। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप में जो तरंग होती है वो कितने प्रकार के निकलते हैं, अर्थात जो कंपन हो रहा है वो 3 तरह से कंपन होती है, तो पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। चलिए बारी बारी से देखते हैं पी तरंग के बारे में। तो पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है। तो पी तरंग आपका हो गया प्राथमिक तरंग, अर्थात इस शुरू में जो तरंग निकलती है भूकंप केंद्र से, फोकस से, वो कौन सा तरंग निकलेगी? पी तरंग ही निकलती है। दूसरा इसके बारे में जानना है आपको, यह अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य अब पढ़ेंगे। जो हवा में जो ध्वनि जो चलती है वो अनुदैर्घ्य तरंग के चलते चलती है, संकुचन और विरलन के चलते चलती है। जैसे यहाँ पे संकुचन हो गया, फिर विरलन हो गया, फिर संकुचन हो जाएगा, विरलन। तो प्राथमिक तरंग है, पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं और इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है यह पृथ्वी के केंद्र से, अर्थात पृथ्वी का जो भूकंप केंद्र है वहाँ से निकलता है। ये होगा भूकंप केंद्र से इसकी उत्पत्ति होता है। भूकंप केंद्र से इसका उत्पत्ति होता है। चौथा पॉइंट है यह किसी भी माध्यम अर्थात यह पी तरंग है जो ठोस माध्यम में चल सकती है, द्रव में भी गमन करती है और गैस में भी गमन करती है। तीनों माध्यम में गमन करती है, तीनों माध्यम में गमन करती है। अगला पॉइंट है जो पी तरंग के बारे में है वो है कि यह पी तरंग है जो सबसे कम विनाशक है, अर्थात पी तरंग से बहुत ज़्यादा का नुकसान नहीं होता है, सबसे कम घातक, सबसे कम विनाशक। इसके पीछे कारण दिया जाता है कि जो तरंग है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, उसका वेग है जो बहुत ज़्यादा रहता है, 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो ये आपका हो गया पी तरंग। पी तरंग के बारे में आप क्या जाने कि पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है और यह भूकंप केंद्र जहाँ से भी भूकंप की शुरुआत होगा वहाँ से पी तरंग चलता है। ठीक है, ये तीनों माध्यम में, ठोस में, द्रव में और गैस, तीनों में यह तरंग है जो गमन कर सकती है और इस तरंग के बारे में कहा जाता है कि सबसे ही कम विनाशक है। जबकि गति का बात किया जाए इस तरंग का जो गति होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए हम लोग दूसरा इस तरंग का भी जो उत्पत्ति होता है वो भूकंप केंद्र से ही होता है। तो इस तरंग, इसे हम लोग द्वितीयक तरंग और इंग्लिश में पी को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं और प्राथमिक इसे हम लोग द्वितीयक तरंग
सेकेंडरी द्वितीयक तरंग कहते हैं। आगे देखते हैं, इसे अनुप्रस्थ तरंग का दर्जा दिया गया है, अर्थात यह तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग की तरह चलती है। यह तरंग को अनुप्रस्थ तरंग, इसमें आप देखे होंगे श्रृंग और गर्त, ठीक है। ऊपर वाला को श्रृंग कहते हैं, नीचे वाला को गर्त, अर्थात यह तरंग कुछ इस तरह से चलती है। अगला पॉइंट, इसका जो उत्पत्ति होता है वह भूकंप केंद्र से ही होता है। भूकंप केंद्र, ये भूकंप केंद्र से ही निकलती है। यह तरंग भी भूकंप केंद्र से निकलती है। जब चर्चा किया जाए कि कहाँ कहाँ यह तरंग है जो किस माध्यम में गमन करती है, यह मात्र ठोस माध्यम में गमन करती है, जबकि पी तरंग में देख रहे थे यह तीनों माध्यम में गमन कर रही है। यह जो पी तरंग से ज़्यादा घातक माना जाता है, अर्थात पी तरंग से ज़्यादा खतरनाक, पी से ज़्यादा खतरनाक, अर्थात खतरा हम लोग को एस तरंग और एल तरंग में होता है। इसकी जब स्पीड का बात किया जाए तो पी तरंग में 8 से 10 देखे थे, तो यहाँ पे आपको देखना होगा 6 से 8 किलोमीटर, ठीक है, 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलना शुरू कर देती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का लास्ट है एल तरंग, और इसी एल तरंग के चलते हम लोग को भूकंप के झटका पृथ्वी पे महसूस करते हैं। एल तरंग, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसे दीर्घ तरंग का भी नाम दिया जाता है, दीर्घ तरंग। और धरातल पे यह तरंग महसूस होती है, इसी के चलते से धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। जब माध्यम का चर्चा किया जाए तो यह ठोस एवं द्रव माध्यम में गमन कर सकती है, अर्थात धरातल पे जो ठोस माध्यम है और द्रव है, पानी है या जो भी द्रव है, वो सब में गमन करती है। तो ठोस एवं द्रव, ठीक है, ठोस एवं द्रव में यह गमन कर सकती है। इसकी जो उत्पत्ति होता है वो अधिक केंद्र, मान लें कि आपका हो गया भूकंप का अधिक केंद्र, भूकंप अधिक केंद्र, भूकंप अधिक केंद्र, ठीक है। भूकंप इस इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। तो इसका जो होता है वो एपिसेंटर, मतलब जो अधिक केंद्र है वहां से इसकी शुरुआत होता है। तो ये अधिक केंद्र से शुरुआत होता है, अधिक केंद्र से शुरुआत होता है। यह तरंग सबसे ही घातक माना जाता है, ठीक है, यह सबसे ही घातक है। पी एस और एल में सबसे घातक जो तरंग है वह एल तरंग है। जबकि इसकी वेग का चर्चा किया जाए तो वेग या इसकी जो चाल होता है वो सबसे कम होता है, लेकिन इसका आदत है ये चलने लगती है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ हिलाना शुरू करती है, ठीक है। इसका जो वेग है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।